बच्चों, कैसे हो आप। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी जो स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, जिसको हम शी भी कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात कि जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो यानी टेम्परेचर आपका 298 केल्विन ना हो, प्रेशर आपका 1 atm ना हो और कंसंट्रेशन आपकी 1 कैपिटल M या आप कह सकते हैं 1 मोल पर लीटर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम नर्नेस इक्वेशन की सहायता से ज्ञात करते हैं, जो कि आपको पहले कहा गया था कि इस इक्वेशन को हम नर्नेस्ट इक्वेशन या नर्स्ट इक्वेशन जो भी आप कहना चाहो की सहायता से इसको हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आप इस टॉपिक पे कि नर्स इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम नर्स इक्वेशन को व्युत्पन्न करते हैं। तो जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल पढ़ते समय हमने एक बात की थी कि जो गैल्वेनिक सेल है वो गैल्वेनिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्वतः प्रवृत्ति की होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो उसके लिए हमने बात की थी कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है अर्थात जो सिस्टम है वो सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम क्या है, हमारा सेल है, तो हमारा सेल काम कर रहा है, तो सेल की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, तो जो फ्री एनर्जी चेंज है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी जो आपका गैल्वेनिक सेल में जो सेल है, गैल्वेनिक सेल जब वो स्टार्ट होता है या जब सर्किट कंप्लीट होता है तो उसके अंदर कुछ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। अब वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो डेल्टा जी का मान होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि सेल कार्य कर रहा है, यानी हम कहते हैं जो गैल्वेनिक सेल है इस सेल में जो सेल है सेल द्वारा कार्य किया जाता है, सेल द्वारा कार्य किया जाता है। अब कितना कार्य किया जाता है, सेल कार्य कर रहा है, सेल की एनर्जी घट रही है। अब सेल कार्य तो कर रहा है लेकिन कितना कार्य कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना कर रहा है, कार्य कर क्या रहा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो कार्य तो हमको पता है, लेकिन कितना कार्य कर रहा है तो उस कार्य को हम निकालेंगे एक फिजिक्स के जो फॉर्मूला है उसके आधार पर, जो कि होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये आपका फिजिक्स का एक फॉर्मूला है कि फिजिक्स में हम वर्क को कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल है, ये ध्यान देना, ये जो पोटेंशियल है इसको V से यहां पर लिखा गया है, लेकिन हम जब सेल के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो हम पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, ई सेल से। जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम किससे शो करते हैं, ई सेल से। ई सेल या ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो ई नॉट सेल, और अगर आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसको हम पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ई सेल कहते हैं। और जो चार्ज है क्यू, अब इस क्यू को हम कैसे करेंगे, देखिए जब कोई डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जिसको हम कहते हैं जब वो काम करता है तो दो रिएक्शन होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहां पर होती है, हमको एनोड पे हमें पता है कि जो एनोड है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। अब जब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि जो जिंक मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रही थी जिंक आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, यही तो था, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऐसे ही जो कैथोड है उस कैथोड पर हमारा रिडक्शन हो रहा था, और रिडक्शन किसका हो रहा था, देखिए जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन किसका हो रहा था, जो कॉपर आयन है, सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे थे
और जब दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉपर में। ये रिडक्शन की रिएक्शन थी, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो ओवरऑल रिएक्शन निकल जा रही थी। ये सब पीछे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत है इसलिए रिपीट कर रहा हूं इसको मैं। तो आप इस इक्वेशन में देखिए कि जब जिंक का 1 मोल रिड्यूस हो रहा है, जिंक का 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे यहां हम कहते हैं 1 मोल कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों से, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों से, ये तो है ना। अब हम कहते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये होता है 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500 कूलम। ठीक, अब ये 1 मोल के मोल पर आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पे। यदि हम कहते हैं इस 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालना है तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, हम कहते हैं यहां तो इस सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हम यहां पर मान के चलते हैं यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में नहीं, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं यदि किसी सेल में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, यानी अगर किसी सर्किट में या किसी सेल में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो गया, कितना हो जाएगा, n इंटू 96,500 कूलम, ये तो होगा। और ये जो 96,500 कूलम है, इसको ध्यान रखना, इसको हम फेराडे भी कहते हैं, 1 फेराड या 1 फेराडे। यानी ये जो 96,500 कूलम है वो 1 फेराडे के बराबर होता है। तो हम अगर सिंपली कहें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 96,500 कूलम कहो या 1 फेराडे कहो, दोनों चीजें सेम है। 1 फेराडे कहोगे तो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 96,500 कूलम कहोगे तो भी कितने पर आवेश होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। ठीक, अब n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, अगर हम इसको फेराडे के रेस्पेक्ट में लें तो n इंटू इतना और nf, ये भी कह सकते हैं हम दोनों में से कोई, nf आवेश चार्ज भी हो सकता है और n इंटू 96,500 जो 96,500 गुलाम भी हो सकता है। तो हम Q की जगह पे हमारे पास हम कह रहे हैं यदि किसी सेल में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो कुल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू, क्योंकि चार्ज कब फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, n इंटू f। तो हम क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू NF कह सकते हैं ना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, F। तो क्योंकि n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, NF। ये तो है, वही चार्ज को हमने NF लिख दिया। अब Q की जगह पर हम NF रख देते हैं और V की जगह पर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E सेल उसको रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू, Q की जगह पर हम रखते हैं NF और V की जगह पर हम रख देते हैं E सेल। बड़े ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को। तो W इज इक्वल टू N इंटू F इंटू ई सेल हो गया। NF कहां से आया बता चुका हूं, Q से आ रखा है, और Q कहां से निकला, N मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला हमने। ठीक, और V क्या है आपका, पोटेंशियल है, और क्योंकि हम सेल के कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल को ई सेल से दिखाते हैं तो हमने V की जगह पर ई सेल रख दिया। तो हमारी इक्वेशन आ गई, यानी वो जो सेल है वो कितना वर्क करेगा, जितना चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होने से जितना पोटेंशियल डेवलप होगा, यही तो कहा हमने। तो NF इंटू ई सेल हो गया। अब यहां पर आते हैं, हमने कहा जब, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, जो सेल है, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी जब सेल वर्क करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सेल कितना वर्क करेगा, वर्क उतना ही करेगा जितना एनर्जी में चेंज होगा, और एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, माइनस डेल्टा जी, यही तो हो रहा है। एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, माइनस डेल्टा जी, नेगेटिव है ना, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि सेल वर्क कर रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस डेल्टा जी। तो कितना वर्क कर रहा है सेल, उस सेल द्वारा जो कार्य किया गया है वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी ऋणात्मक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस W की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी,
माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन इंटू एफ इंटू ई सेल। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन इंटू एफ इंटू ई सेल। इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि माइनस को उधर उठा ले जाए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई कि जो पोटेंशियल है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेल्टा जी के बीच में रिलेशन निकल गया हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये जो आपकी मैंने इक्वेशन लिखी है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अभी आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक। अब ये जो ई सेल था ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर अप्लाई करें, स्टैंडर्ड कंडीशन वही जो मैंने यहां लिखी है कि टेम्परेचर आपका 298 हो, मैं यहां पर दोबारा से लिख दे रहा हूं। इफ अगर हम मान के चलते हैं, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 कैपिटल एम, तो क्या होगा देखिए, हम डेल्टा जी को फिर वहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है और पहले बता रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। और हम इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ऐसे ही रहेगा। ई सेल तो आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होता है तो क्या होता है, ई नॉट सेल। तो आपके दो डेरिवेशन निकल गए, यानी डेल्टा जी की वैल्यू आपका एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब हमने नॉर्मल इक्वेशन को डिराइव करना है और इन दो इक्वेशन की सहायता से, ये जो आपकी दो इक्वेशन निकली है डेल्टा जी वाली, इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम नॉर्मल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कैसे देखिए, अब ये जो आपका यहां लिखा है मैं इसको मिटा देता हूं। हमको केवल दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लेना। हमको केवल दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। दो इक्वेशन कौन सी है आपकी, एक डेल्टा जी की वैल्यू और दूसरा आपका किसकी वैल्यू है, डेल्टा जी नॉट की। तो इन दो इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, अपने नॉर्मल इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे देखिए उसको डिराइव करेंगे। पहली इक्वेशन आई डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये तो था, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। सेकंड इक्वेशन आई डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये तो है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इक्वेशन नंबर 2। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। क्लास 11th में जब हमने ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ा था तो वहां एक रिलेशन है, आप 11th की बुक को खोलना, उसमें देखना एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ये इक्वेशन अभी आपको बिल्कुल नई दिख रही होगी, लेकिन जब आप बार बार इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपके लिए पुरानी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। आप क्लास 11 की बुक में देखना, ये एक इक्वेशन है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन, ठीक। अब डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है आपको पता है। यहाँ पर डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी इन ऑर्डिनरी कंडीशन, डेल्टा जी नॉट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट लगा है। आर गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, क्यू यहाँ पर रिएक्शन कॉफिशिएंट है। अभी कैसे क्यू निकालेंगे वो फिर बताता हूं आगे, ठीक। और एल एन का मतलब है नेचुरल लॉग। अभी हम लॉग और एंटी लॉग निकालना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे लॉग को हम देखते हैं, कैसे एंटी लॉग देखते हैं, ठीक। तो यहां पर हम क्या बात, इस इक्वेशन में हम इन दोनों इक्वेशन को पुटअप करने वाले हैं। अब गौर से देखना, डेल्टा जी की जगह पर डेल्टा जी की वैल्यू रख देते हैं, दैट मीन्स माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी की जगह पर डेल्टा जी की वैल्यू रख दी। डेल्टा जी नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकते हैं ना, प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू लिख सकते हैं ना। पूरी इक्वेशन को हम माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण अभिक्रिया को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि संपूर्ण अभिक्रिया को माइनस एन एफ से भाग देने पर या डिवाइड करने पर, पूरी रिएक्शन को हम माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा देखिए, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाई एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ, ये तो होगा। और इधर प्लस आर टी
ln(Q) डिवाइडेड बाय -nf। ठीक है ना यहां तक। अब क्या होगा देखो, ये -nf है, ये कट गया -nf से -nf, ऐसे ही यहां भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या देखिए, इधर हमारे पास बचा ई सेल, इधर क्या बचा ई सेल, इधर क्या बचा हमारे पास ई नॉट सेल। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं RT/NF ln(Q) लिख सकते हैं ना ऐसे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln(Q) हो सकता है ना। ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो हमने यहां पर माइनस का साइन लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है, इस Q की वैल्यू रखनी है, लेकिन इस Q की वैल्यू रखने से पहले एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि ये जो ln है ये नेचुरल लॉग होता है और इसको हम लॉग ई बेस भी कहते हैं, इसको हम लॉग ई बेस भी कहते हैं। अब इस ln को या लॉग ई बेस को, ये दोनों इसी की फॉर्म है, ln लिखो या लॉग ई बेस लिखो, बात एक ही है। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग कितने बेस में, 10 बेस में, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉग कितने बेस में, 10 बेस में। तो जब 10 बेस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगहों पर काम आएगा, इसको याद रखना कि लॉग ई बेस से जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कितने बेस में, 10 बेस में, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है 2.303। ठीक हो गया, क्योंकि आपके बुक में जो पीछे लॉग टेबल दी गई होगी वो कितने बेस पे दी गई है, 10 बेस पे। तो आप जब लॉग की वैल्यू देखेंगे तो आप उसी टेबल से देखेंगे, इसलिए ई बेस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, लॉग कितने बेस में, 10 बेस में। ध्यान से देखना, तो जब ई से कितने बेस में हम जा रहे हैं, 10 बेस में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.303 से। यहां भी हम वही करेंगे, हम इस ये जो नेचुरल लॉग है ln या लॉग ई बेस, इसको करेंगे लॉग कितने बेस में, 10 बेस में। क्या हो जाएगा देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इसको हम देखिए क्या हो जाएगा RT/NF इंटू 2.303 लॉग बेस चेंज कर दिया 10 बेस ऑफ Q। यही तो चेंज है, ई बेस से 10 बेस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 2.303। अब देखिए हम इसको एक थोड़ा सा और आगे चेंज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस इस 2.303 को यहां लेते हैं 2.303 RT/NF log 10 बेस Q। ये आपकी नॉर्मलाइज इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा जो आपकी बुक में दी गई है थोड़ा सिंप्लीफाई करके दी गई है, वही मैं आपको बताने वाला हूं कि वो इक्वेशन कैसे आई, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं दी होगी। अब हम सबसे पहले Q की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, मैं इस Q की वैल्यू को आपको जो गैल्वेनिक सेल है उस गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, और नॉर्मलाइज इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से भी डिराइव किया जाता है, वो आपकी बुक्स में दी गई होगी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एक गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं। तो दो रिएक्शन होती है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन एट एनोड, गौर से देखना, ये आप पढ़ चुके हैं सब। एट एनोड क्या होता है, जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता है Zn2 पॉजिटिव में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब एट कैथोड, दूसरी इक्वेशन कहां पर होगी, एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, जो कॉपर आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रिड्यूस हो जाता है इनटू कॉपर। ये तो है। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इक्वेशन क्या बनी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये इक्वेशन तो बनी। अब ये है प्रोडक्ट, ये क्या है आपके प्रोडक्ट, और ये क्या है आपके रिएक्टेंट, ये है आपके रिएक्टेंट। तो जो Q की वैल्यू निकाली जाती है, जो रिएक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू निकाली जाती है, तो ये कहता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम वहां क्या करते थे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल वैसे Q की वैल्यू भी निकाली जाती है। तो Q की वैल्यू कैसे निकलेगी कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन ब्रैकेट से भी दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है Zn2 पॉजिटिव, तो जिंक की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, इनटू कॉपर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जिंक की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। यही तो होगा Q की वैल्यू।
अब ये ध्यान देना कि जो कॉपर और जिंक है, जो सॉलिड फॉर्म में है, मेटल फॉर्म में है, ये सॉलिड है दोनों, जिंक और कॉपर। तो हमेशा याद रखना कि जो मेटल होता है, मेटल की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है, यानी 1 होती है, वो चेंज नहीं होती। तो मेटल की कंसंट्रेशन कितनी मानी जाती है? 1। ठीक, तो यानी कॉपर और जिंक की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1। तो दैट मीन्स हमारा Q इज इक्वल टू क्या आ गया? Zn2 पॉजिटिव, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये तो हुआ। इस Q की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं। क्या इक्वेशन आएगी? देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं। हमारी इक्वेशन आ जाएगी E सेल, यहीं से इक्वेशन को उठा रहा हूं, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने केवल किसकी वैल्यू रखी है? जो आपका Q है, Q की वैल्यू वहां रख दी, ये तो रखा, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू वहां रख दी। अब ये देखना कि ये जो जिंक है, अब ध्यान देना, जिंक आयन कौन से कंटेनर में होते हैं? लेफ्ट साइड के। और लेफ्ट साइड कौन सा कंटेनर रखा जाता है? एनोड वाला। कॉपर की कंसंट्रेशन कहां होती है? राइट हैंड साइड वाले बीकर में। वहां क्या रखा जाता है? आपका कैथोड। यानी हम कह सकते हैं ये कंसंट्रेशन एनोड के चारों ओर आयनों की कंसंट्रेशन हो सकती है, ये कैथोड के कंटेनर की कंसंट्रेशन हो सकती है। तो हम इसको कुछ यूं भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस, हम इसको कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। कह सकते हैं ना, क्योंकि जिंक आयन कहां बन रहे हैं? एनोड के चारों ओर, और कॉपर आयन कहां बन रहे हैं? कैथोड के चारों ओर। तो हम इसको एनोड, इसको कैथोड भी तो कह सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब टेम्परेचर आपका 298 ना हो, प्रेशर आपका 1 atm ना हो, कंसंट्रेशन आपकी 1 कैपिटल M या 1 मोल पर लीटर ना हो, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन रख दीजिए, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर। R की वैल्यू चेंज होगी नहीं, F की वैल्यू चेंज होगी नहीं। ये E नॉट की वैल्यू आपको कहां से मिल जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू इसको निकालना कैलकुलेट कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं ना। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आपके जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके नॉलेज इक्वेशन से रिलेटेड, वहां पर टेम्परेचर आपका 298 केल्विन ही दिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो 298 केल्विन टेम्परेचर पे बनते हैं। तो यहां टी की जगह पर हम 298 केल्विन भी रख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर 298 मेंशन किया हुआ है, तो आप फिर इसको, जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी मैं लिखूंगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, आपको पता है आर की वैल्यू जो होती है गैस कांस्टेंट की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू हो गई। टी हम मान के चल रहे हैं 298 है, केवल मान रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर ये इसको चेंज करेंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम है वो 298 पे बने हुए हैं। ठीक, और जो आपका एफ है फेराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको पता है 96,500 कूलम। ये सारी वैल्यू हम यहां रखते हैं। देखिए कैसे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 ऐसे ही रहेगा। आर की जगह पर हम 8.314 रख देते हैं, टी की जगह पर 298 केल्विन रख देते हैं, एन को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको अभी पता नहीं है, वो आपको इक्वेशन से पता चलेगा। जैसे यहां तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि एन क्या है आखिर। ये एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ऑक्सीडेशन में निकले या जितने एक्सेप्ट किए गए। जोड़ना नहीं है दोनों को, ऐसा नहीं कि 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक्सेप्ट भी तो 2 ही हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए सर्किट में? 2 सर्किट, इस पूरे सर्किट में 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रखे हैं।
एनोड से निकले कैथोड पे गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, ठीक, इनटू फैराडे कांस्टेंट हम रख देते हैं 96,500 कूलम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें आगे की इक्वेशन वैसे ही रखेंगे, log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक। ये हमारी इक्वेशन आई। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, देखिए इन सबको कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस इन सबको मल्टीप्लाई करके 96,500 से बाद जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.0591 अपॉन n log 10 बेस एनोड कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो ये हमारी नॉर्लेस इक्वेशन है, कहां पर अप्लाई होगी, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, बट जब कंसंट्रेशन आपकी 1 m ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको यहां रखनी पड़ेगी, एनोड की कंसंट्रेशन अलग है और कैथोड के जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन अलग है। तो ये इक्वेशन कहां पर यूज होगी, जिस भी क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दिया होगा, और इस इक्वेशन को तब यूज करोगे जब आपका टेम्परेचर जो है वो 298 से डिफर कर जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने कहां से आई, जब 298 रखा। अगर टेम्परेचर ही चेंज हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा से उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये था आपका नॉर्लेस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए, ठीक। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मुझे आएगा, एक बार ना आए दोबारा वीडियो देखो, दूसरी बार नहीं आता फिर से वीडियो देखो, तो एक समय बाद ये सारे डेरिवेशन आपके लिए पुराने हो जाएंगे और आपको ये इजीली आपको समझ में आने लग जाएगा। और फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।